हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जो एंटोमी बायोस्टोलेटिका पढ़ रहे थे उसके अंदर उसका जीवन चक्र लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एंटोमी बायोस्टोलेटिका। तो पहले ये अपन देख लें कि ये एंटोमी बायोस्टोलेटिका अपना जीवन चक्र किसके अंदर उत्पन्न करता है। तो जब अपने ट्रिपनोसोमा गेम्बियस पढ़ा था तो वो डाइजेनिक था, यानी ये जो एंटोमी बायोस्टोलेटिका जो परजीवी है ये मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक मतलब ऐसे जीव जो अपना जीवन काल सिर्फ एक पोषक के अंदर ही संपन्न करते हैं, मतलब उनको दूसरा होस्ट नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये मोनो मतलब सिंगल प्रेस के अंदर, एक प्रजाति के अंदर। तो इट लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन वन होस्ट, द होस्ट बीइंग इज द मैन, बीइंग द मैन। तो एक ही पोषक के अंदर अपना जीवन काल संपन्न करता है, इसलिए ये मोनोजेनेटिक है। और इसका जो पोषक है वो कौन है? ह्यूमन बीइंग है, या अपन कहें मनुष्य है। इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड एज फॉलो। तो इसका जीवन चक्र ऐसे संपन्न होता है। इंसिस्टमेंट, पुट्टीकरण। द प्रीसिस्टिक फॉर्म्स, जो प्रीसिस्टिक यानी कि माइनोटा जो फॉर्म है, जो पुट्टिका से पूर्व की अवस्था है, ये अंडरगो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर नॉट वेल अंडरस्टूड, रिमेन स्मॉल एंड लाइव ओनली इन द इंटेस्टाइनल लूमेन। तो जो प्रीसिस्टिक अवस्था है, पुट्टीकरण के समय, पुट्टिका बनने से जो पहले की अवस्था है, सिस्ट बनने से पूर्व की जो प्रीसिस्टिक अवस्था है, वो आकार अपना छोटा कर लेती है। और जो कि जो आहार नाल का जो बीज का जो पार्ट है, ल्यूमेन, उसमें रहती है। दे अंडरगोज इंसिस्टमेंट, जो पुट्टीकरण के प्रोसेस में चली जाती है। बिफोर इंसिस्टमेंट द पैरासाइट्स राउंड, पैरासाइट्स अपने आप को, परजीवी है जो गोल कर लेता है। इलिमिनेट फूड वैक्यूल्स, उसके अंदर से जो फूड वैक्यूल्स है वो हट जाता है। एंड एक्यूमुलेट कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, तो रिमूवल ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ खाद्य रिक्तिकाएं हैं वो हट जाती है, और जितना उसको आवश्यक भोजन होता है उसको वो संग्रहित कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में। और जो ब्लैक रोड देखेंगे आगे आप अपन डायग्राम जहाँ देखेंगे, तो क्रोमोटेड ग्रेन्यूल्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो उसके जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर ग्लाइकोजन और ब्लैक छड़ी नुमा जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमोटेड ग्रेन्यूल्स का होगा। सोन ईच पैरासाइट सीक्रेटेड थिन, और उसके जस्ट पश्चात जो परजीवी है वो अपने चारों तरफ एक पतली गोलाकार और रेजिस्टेंट कलरलेस बिना रंग की सुरक्षा कवर है जो बना लेता है। ट्रांसपेरेंट सिस्ट वॉल अराउंड इट, तो पारदर्शी एक भित्ति है जिसका निर्माण कर लेता है अपने चारों तरफ, जो कि रेस्टेंट होती है। यहाँ अपन इसके जीवन चक्र को देखें, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें। तो जो सिस्ट है जो इसके हार्नाल के ल्यूमन में बनना शुरू होती है, और वो सिस्ट फिकल मटेरियल से बाहर आ जाती है। तो ये सिस्ट ये मैच्योर होती है, और मैच्योर जब ये किसी के थ्रू जो व्हीकल्स होते हैं जो गंदगी के ऊपर बैठते हैं उसके थ्रू, जब वो भोजन के ऊपर बैठते हैं या पानी के ऊपर बैठते हैं, तो ये जो सिस्ट फॉर्म है ये वहाँ पहुँच जाती है, और उसके थ्रू फिर पानी, जो संक्रमित पानी है, भोजन अपन ग्रहण करती है, अपने शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जब अपन ने इसका प्रजनन पढ़ा था तब अपन ने ये देखा था कि भाई जो ट्रोफोजाइट है, जो मैच्योर फॉर्म में ट्रोफोजाइट की जो भोजन करने के पश्चात जब वो द्विखंडन के द्वारा विभाजित होता है, तो दो फॉर्म में फॉर्म विभाजित होता है। या तो वो एक फॉर्म होगी जो ट्रोफोजाइट होगी, और वो फ्रेश ट्रोफोजाइट हो गया, और स्वच्छ अलग जगह की जो आहार नाल की कोशिकाएं होती है वहां पर जाकर वो भक्षण करेगा। नहीं तो वो क्या करेगा, वो प्रीसिस्टिक फॉर्म माइनोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही माइनोटा फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अभी अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि उसके अंदर वो अपनी रिक्तिकाएं, जो खाद्य रिक्तिकाएं, वो एलिमिनेट हो जाएगी। और ये जो ब्लैक देख रहे हैं ये क्रोमोटोइड्स है, ये क्रोमोटोइड्स, और इसका जो केंद्रक है वो विभाजित होने लगेगा, और ये क्वाड्रा न्यूक्लिएट हो जाएगी, मतलब 4 न्यूक्लियस। तो ये सिस्ट फॉर्म, और ये मैच्योर फॉर्म है जो, और ये किसी वाया के थ्रू, मतलब किसी के द्वारा ये अपने शरीर में भोजन के थ्रू, पानी के थ्रू, और दूसरे भी जैसे कॉकरोच है या जो हाउस फ्लाई है, उनके कहीं शरीर के द्वारा या उसके पाँव पर या माउथ पार्ट्स में यदि ये अटैच हो जाता है या चिपक जाता है, तो वो भोजन पर बैठता है और पानी पर बैठता है, तो ये सिस्ट यहाँ से वहाँ स्थानांतरित हो जाती है, और फिर वो अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है। और शरीर में प्रवेश करने के बाद
दो प्रोसेस है, एक तो इंसिस्टमेंट है, मतलब पुट्टिका का बनना, उसकी जो सिस्ट वॉल है उसका डेवलप होना, और दूसरी जो है एक्साइटेशन है, जिसका अर्थ होता है एक्सिस्टेशन, मतलब पुट्टिका का हटना। जैसे ही अपन भोजन ग्रहण करते हैं, अपनी आहार नाल में जाती है, तो इसके अंदर ऊपर एंजाइम्स रिएक्शन करते हैं, और ये जो इसकी बाहर वाली बाहर है ये ब्रेक डाउन हो जाती है, और फिर ये जो अंदर वाली सिस्ट है ये ट्रोफोजोइट के रूप में निर्मित होती है। तो ये इसका नॉर्मल जो लाइफ साइकिल है शरीर से बाहर का और अंदर का। और यहाँ जो ये आप देखें, यहाँ ये है नॉन इन्वेसिव कॉलोनाइजेशन, इंटेस्टिनल डिसीज, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिसीज मतलब वो इंटेस्टाइन को छोड़कर बहुत लंबे समय जब क्रोनिक अमोबिक डिसेंट्री कंडीशन हो जाती है, तो वो अवस्था क्या है, आहार नाल से ऊतकों से होता हुआ रक्त के थ्रू वो लीवर, ठीक है ना, लंग्स और ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो वो खतरनाक रोग फैलाता है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, एक्स्ट्रा इंटरनल डिसीज है, जो आहार नाल के बाहर की तरफ जो रोग होता है उसको। और ये जो बी है ये जो दर्शाया गया इंटेस्टिनल डिसीज, यहाँ आप देखें तो ये जो बड़ी आंत का जो पार्ट है, जो बड़ी आंत का अपर पोस्ट पार्ट, तो ये सिकम होगा, ये कोलन होगा, क्या कहते हैं रेक्टम होगा। तो ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा, बड़ी आंत का। ये छोटी आंत है, तो ये बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका कोलन पार्ट है। तो ये मुख्यतः रोग यहाँ पर फैलाता है। यहाँ के जो भित्ति होती है अनाल की, उसके ऊतकों को और उसके वहाँ पर मौजूद कोशिकाओं को ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये जो दर्शाया गया, तो ये नॉन इन्वेसिव कॉलोनाइजेशन है। तो यहाँ पर जो ये है कि ये इन्वेड नहीं करेंगे इसको, और ये यहाँ लूमेन में पड़े रहेंगे। तो ये मोस्टली कौन से होते हैं, ज़्यादातर जो क्या कहते हैं ये सिस्ट फॉर्म होती है वो देखने को मिलती है। तो ये जो डायग्नोस्टिक स्टेज और इनएक्टिव स्टेज तो देख रहे हैं आप, तो ये डायग्नोस्टिक स्टेज है डी से, ये डायग्नोस्टिक स्टेज है, ये डायग्नोस्टिक स्टेज है। तो ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है तो ये इसके अंदर ही होती है। तो ये देख रहे हैं इन्फेक्टिव स्टेज, तो ये आई से जो डिनोट किया गया है वो इन्फेक्टिव स्टेजेस है। और दूसरी क्या है जिसको आप डायग्नोस कर पाओ, तो वो अवस्थाएं डी से डिनोटेड की गई है। तो ये एक नॉर्मल जो इसका जीवन काल होता है मानव के शरीर के अंदर और बाहर की तरफ, उसको इस स्लाइड के थ्रू समझाया गया है। द सिस्ट ऑफ एंटोमीबा स्टेलेटिका वेरी इन साइज फ्रॉम 10 to 20 माइक्रोन। तो इसकी जो पुट्टिका है वो सिस्ट है वो 10 से 20 माइक्रोन साइज में डायमीटर में वेरी करती है। द साइटोप्लाज्म इज क्लियर, इसका कोशिका द्रव्य क्लियर होता है। सिस्ट है वो मोनोन्यूक्लिएट होती है। एट दिस स्टेज शुरुआत की जो अवस्था होती है वहाँ पर एक केंद्रक पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ क्रोमोटोइड बॉडीज, तो ये अपने बात की क्रोमोटोइड बॉडीज, और इसके अंदर केंद्रक और जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में ग्लाइकोजन जो संग्रहित भोजन है उसके अंदर रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्ट ऑफ एंटोमीबा स्टेलेटिका, दे अकर्स आइदर सिंगल आर इन मल्टीपल और आर टू। तो जो सिस्ट है दे अकर्स सिंगल आर मल्टीपल, टू आर मोर, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटिड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्ट ऑफ एंटोमीबा स्टेलेटिका, they occur either single or in the multiple of two or more. There is a controversy about the exact nature of the bodies. तो जो convoluted bodies है उसकी जो प्रकृति है उसके अंदर अभी भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, मतलब एकदम एग्जैक्ट नॉन नहीं है। सम अथॉरिटीज कंसिडर देम एज ए न्यूट्रिएंट मटेरियल, कुछ उसको ये कहते हैं कि ये पोषक पदार्थ हैं सिस्ट के लिए, while others believe them as a accessed chromatid nephrophone ऑफ ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। तो कुछ ये कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियर मटेरियल है डिवीजन के समय, तो वो क्रोमेटिड बॉडीज के रूप में फॉर्म हो जाता है। द क्रोमेटिड बॉडीज आर फाउंड इन ए अर्ली स्टेज ऑफ द सिस्ट बट दे डिसअपीयर इन द मैच्योर टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट। तो ये देखा गया है कि जो क्रोमेटिड बॉडीज है वो जो इसकी शुरुआती अवस्था है सिस्ट की वहाँ पर होती है, लेकिन जैसे जैसे सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस में डिवीजन होता है और वो 4 केंद्रीय सिस्ट बन जाती है या 4 केंद्रीय पुट्टिका बन जाती है, तब ये क्रोमेटिड बॉडीज है वो लुप्त हो जाती है या दिखाई देना अंदर से बंद हो जाती है। तो इसलिए माना गया कि भाई या तो ये संग्रहित भोजन के रूप में कार्य करती है, या फिर जो न्यूक्लियर केंद्रक का जो एक्स्ट्रा क्रोमेटिन पदार्थ है वो रहता है और वो बाद में धीरे धीरे कोशिका द्रव्य के साथ डिजोल्व हो जाता है। तो ये समझा गया है, एग्जैक्ट अभी तक भी नॉन
नहीं है। पेटेल्का 1963 के अंदर ही सजेस्टेड दैट द क्रोमेटेड बॉडीज आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो ये कर्बोटोइड बॉडीज है वो कि राइबोन्यूक्लियोटाइड की प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है ना, बिलीव उसके साथ नील भी थे। उन्होंने बिलीव दैट द डिस्पेंस ऑफ क्रोमेटेड ग्लैंड्स अकर बिकॉज द डिप्रेशन ऑफ देयर न्यूक्लियोप्रोटीन इन द सब्सटेंस ऑफ मैच्योर टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट फॉर्म। तो उनका ये कहना था कि भाई ये जब ये टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट बनती है, जब 4 केंद्रीय की सिस्ट बनती है, तो उनका फैलाव हो जाता है कोशिका द्रव्य के अंदर, वो मिल जाती है उनके अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर। द न्यूक्लियस ऑफ द सिस्ट डिवाइड्स ट्वाइस सो दैट ईच सिस्ट नाउ बिकम्स टेट्रान्यूक्लियर। तो उसका जो केंद्रक है सिस्ट का, वो 2 बार विभाजित होता है और जिसकी वजह से 4 केंद्र की एक सिस्ट बन जाती है। एट दिस स्टेज द सिस्ट इज इन्फेक्टिव टू ए न्यू होस्ट। तो इस जब ये मैच्योर होती है तो वह अवस्था दूसरे पोषक के अंदर प्रवेश करने के लिए क्या कहते हैं, वही स्टेज होती है मेनली, दैट स्टेज क्या कहते हैं, मैच्योर स्टेज। तैयार हो जाती है वो स्टेज कि वो इस नए न्यू पोषक को संक्रमित करे। तो इंसिस्टेड फॉर्म्स पास आउट विद द फीकल मैटर ऑफ द होस्ट। तो जो सिस्ट युक्त जिसके चारों तरफ आवरण पाया जाता है, ऐसी जो अवस्था है इसकी एंटोमीवास्कुलेटिका की, तो वो फीकल मटेरियल के साथ, उत्सर्जी पदार्थ के साथ, टॉयलेट के साथ ये बाहर आती है और उसके बाद ये इसका जो केंद्रक है वो डिवाइड करता है और ये डेवलप्ड आउटसाइड होती है। लेकिन जो इंसिस्टमेंट है, जो फॉर्मेशन है उसकी वाल का, बाहर की भित्ति का, वो मानव के शरीर के अंदर ही हो जाता है। लेकिन इसका डेवलपमेंट है इसके अंदर, जैसे न्यूक्लियस का 1 से 4 हो जाना और जो क्रोमेटेड बॉडीज है उसका डिसअपियर हो जाना और जो इसके अंदर फूड ग्रेन्यूल्स था ग्लाइकोजन के रूप में उसका उपयोग हो जाना, ये सब जो गतिविधियां हैं ये उसके शरीर से, मानव शरीर से, होस्ट से बाहर होती है। और ये फिर परिपक्व अवस्था जो होती है सिस्ट की, वो 4 केंद्र की होती है, जबकि जो मानव शरीर से बाहर आया फीकल मटेरियल जो सिस्ट है वो 1 केंद्र की होती है। ट्रांसफर टू ए न्यू होस्ट, द इन्फेक्टिव सिस्ट रिमेन्स वेरिएबल फॉर ए कंसिडरेबल लेंथ ऑफ द टाइम। तो जो सिस्ट है जो डेवलप्ड हो गई है 1 केंद्र की से 4 केंद्र की, वो उसका एक लिमिट टाइम है, उस लेंथ तक वो सिस्ट बाहर जीवित रहती है और जैसे ही उसको नया होस्ट मिल जाता है तो वो अपना जीवन आगे चालू रख पाती है, अन्यथा वो होस्ट से बाहर ही उसकी डेथ। टाइम आउटसाइड द ह्यूमन इंटेस्टाइन ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन। वायबल कंसिडरेबल लेंथ मतलब एक कंसिडर टाइम होता है उसका, उस लंबे अंतराल तक वो रह सकती है और उसके पश्चात आर फेवरेबल, जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, जैसे ही उसको पोषक मिल जाएगा, तो वो उसका जीवन आगे बना रहेगा। नहीं तो इन्फेक्शन ऑफ द फ्रेश ह्यूमन होस्ट टेक्स प्लेस बाय द स्वालिंग द इन्फेक्टिव सिस्ट विथ ए कंटामिनेटेड फूड। तो ये अपने बाहर की संक्रमित पानी और संक्रमित भोजन के थ्रू ये जो सिस्ट थी, जो संक्रमित जो सिस्ट है, वो अपने शरीर के अंदर पहुंच जाए। कंटामिनेशन ऑफ द फूड ड्रिंक्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द हाउस फ्लाइज, कॉकरोचेस एंड फूड हैंडल। तो ये भी अपन ने बात कर लिया, जो भोजन बनाने वाले यदि अपना हाथ वगैरह स्वच्छ नहीं रखते हैं, गंदगी में रहते हैं और गंदगी से ही वो भोजन पकाते हैं, खाते हैं, तो यहाँ पर आपके चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और वहाँ हाउस फ्लाइज और कॉकरोच है, तो उसके थ्रू इसकी फैलने की संभावना रहती है। हाउस फ्लाइज आर जनरली कैरी आउट द सिस्ट फ्रॉम द feces to the food. Cockroaches have also been found to transport cyst from the feces to food. The food handlers are also sometimes responsible for the contamination of food through the touch by dirty fingers। तो ये हो गया, आपने बात कर ली कि भाई उसके गंदे अंगुलियों से, गंदे नाखूनों से, या नाखून बहुत बढ़े हुए हैं उनमें वो कैरी कर गई है वो सिस्ट। तो थ्रू द contamination food or drinks the infection cyst pass into the lower portion of the intestinal of the new। तो इस तरह वो जो सिस्ट है वो आहार नाल तक पहुंच जाती है नए पोषक के अंदर। Encystment of the cyst is metacystic development have been observed and studied especially by Doble and Cleveland and Sanders in culture। तो इन्होंने जब संवर्धन का इनका कल्चर किया तब इन्होंने ये अवस्था है उसका अध्ययन किया सिस्ट का, अकॉर्डिंग कैसे उसके अंदर उसकी वाल का निर्माण होता है। अकॉर्डिंग टू डोवेल, in the process of incystation a single tetranuclear amoeba metacystic form emerges from a cyst
थ्रू ए माइनर पोर इन द सिस्ट वॉल। जब पुटीकरण होता है तब जो चार न्यूक्लियस, चार केंद्रीय की जो अमीबा है उसको ये इन्होंने मेटासिस्टिक फॉर्म कहा है यहाँ पर। ये मेटासिस्टिक फॉर्म है जो चार केंद्र की है, और ये तो जहाँ पर जो सिस्ट बनी है उसकी तरफ चारों वाल निर्मित हुई है, तो वो एक जगह से छेद हो जाता है, उससे ये फिर अमीबा उस बाहर के आवरण को ब्रेक डाउन करके बाहर आता है, तो उस अवस्था में मेटासिस्टिक कहा था। टेट्रान्यूक्लियड मेटासिस्टिक फॉर्म प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ ट्रोफोजोइट। तो ये मेटासिस्टिक जो अवस्था है चार केंद्रीय की, वो एक नए ट्रोफोजोइट का निर्माण करती है बाय डायवर्स सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसकी वजह से केंद्रीय और कोशिकीय विभाजन होता है, कोशिका द्वितीय विभाजन, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 8 यूनिन्यूक्लिएट अमीबुलाई। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो चार केंद्रीय के एंटमीबा जो कि सिस्ट के रूप में था और उसके बाद उस सिस्ट को ब्रेक डाउन करके बाहर आ गया, तो वो टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा या मेटासिस्टिक फॉर्म कहलाए। उसके अंदर फिर विभाजन के पश्चात परिणाम ये हुआ कि वो 8 केंद्रीय के अमीबुलाई मतलब ट्रोफोजोइट बने। देश आर काल मेटासिस्टिक। तो यहाँ पर ध्यान रखें ये दो चीजें, एक मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट है, एक मेटासिस्टिक फॉर्म है। तो मेटासिस्टिक फॉर्म उसको कहा गया है, लोग पहले टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट थी, लेकिन वो बाहर का जो भित्ति है, वाल है, जो रेस्टेंट वाल उसके चारों तरफ बनी है, जो कि पतली है और ट्रांसपेरेंट है, तो उसको एक जगह से वो ब्रेक डाउन करके जो अंदर सिस्ट है वो बाहर आ गई। इसके चारों तरफ वो बाद में सिस्ट नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसके चारों तरफ से जो आवरण था वो उससे वो बाहर आ गया, तो उस अवस्था को ये मेटासिस्टिक फॉर्म का। तो वो मेटासिस्टिक फॉर्म से जब अर्ली जो स्टेज होती है उसके विभाजन के पश्चात जो ट्रोफोजोइट्स बनते हैं अर्ली स्टेज वाले, तो ये विभाजन करके 4 से 8 माइनोट जो ट्रोफोजोइट कहेंगे, छोटे आकार के ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट को क्या कहा जाएगा, मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स कहेगा। नो सेक्सुअल फिनोमिना हैव बीन ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस चेंजेस। तो इस समय किसी प्रकार का जो लैंगिक जनन से होने वाले बदलाव नहीं देखे गए हैं। द मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स फीड ऑन द कंटेंट ऑफ द इंटेस्टाइन एंड ग्रोज इन द। तो इसके पश्चात जो ये छोटा ट्रोफोजोइट था जिसको यहाँ पर मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स कहा गया है, वो क्या करता है, भोजन के रूप में नाल की कोशिकाओं और उत्कों का भक्षण करता है और फिर अपने अपने आकार को बढ़ाता है, साइज को बढ़ा लेता है। द ट्रोफोजोइट्स स्टे इन द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक विशेष समय तक, जो समय लिमिटेड टाइम होता है, उस समय तक वो उसके ल्यूमेन रहता है। मे अटैक द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्टार्ट द लाइफ साइकिल अगेन। तो ये उसकी वाल को अटैक करता है, उसको भक्षण करता है और फिर ये आगे की जीवन चक्र और चलाता है, जिससे इसके अंदर नए और ट्रोफोजोइट्स बनते हैं या फिर प्रीसिस्टिक और माइनोटॉर फॉर्म्स बनते हैं, डेवलप होते हैं। यहाँ आप इस डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ये यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फीकल मटेरियल के थ्रू जो यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट थी वो उसके बाहर आई, जिसके अंदर आपको ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और क्रोमोटोइड्स निकले दिखेंगे। उसके पश्चात ये इनके अंदर जो क्रोमोटोइड्स हैं ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियस 1 से 4 हो जाता है, जो क्रोमोटोइड्स बॉडीज हैं। तो उसके पश्चात जो ये सिस्ट को ब्रेक डाउन, ये बाहर वाली सिस्ट है, इसको तोड़ कर जैसे ये एक जगह से ये ब्रेक डाउन करके ये बाहर आ गए, ये कहलाएंगे मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट। टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म इमर्जिंग एज ए साइटोप्लाज्मिक प्रोटोजोन। तो ये कहलाएगा एक्सिस्टिक फॉर्म ऑफ मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट। तो यहाँ पर यहाँ सिस्ट नहीं है, तो ये है क्वाड्रान्यूक्लिएट, बट इसके जो बाहर की भित्ति थी वो यहाँ से ये अलग हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट कहलाएंगे। ये फिर विभाजन होने के पश्चात जो छोटे छोटे 8 ट्रोफोजोइट बनेंगे वो कहलाएंगे मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट। ठीक है ना, ये मेटासिस्ट कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट। ये है संक्रमित अवस्थाएं जो कि नई स्वच्छ जो कोशिका है आहार नाल की उसको भक्षण करेंगे और फिर ये अपना आकार साइज बढ़ा लेते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ये जो मैच्योर है ये मैच्योर ट्रोफोजोइट है और ये मैच्योर सिस्ट है। ग्रोथ के पश्चात ये अपना अपना अलग और साइकिल शुरू कर देता है अंदर ही, जिससे बाइनरी फ्यूजन द्विखंड की प्रक्रिया से डॉटर कोशिकाओं का निर्माण करता है, इसमें या तो यंग ट्रोफोजोइट बनेगा या प्रीसिस्टिक माइनोटा फॉर्म बनेगी और वो माइनोटा फॉर्म सिस्ट फॉर्म में विकसित होगी। तो यहाँ दो रूपों की संभावना होती है, या तो यंग ट्रोफोजोइट या फिर माइनोटा या प्रीसिस्टिक फॉर्म, और उसके पश्चात ये सिस्ट फॉर्म का डेवलपमेंट होगा।
पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनेटिक इफेक्ट जो इसके प्रभाव है, तो एंटोमीबा स्टुलाइटिका के एंटोमीबा स्टुलाइटिका कॉजेस एमोबिक डिसेंट्री, एमोबिक डिसेंट्री फैलाता है, एब्सेंस करता है, फोड़े हो जाते हैं इन द लीवर, लंग्स एंड ब्रेन, नॉन डिसेंट्रिक इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो आहार नाल के अंदर ये एमोबिक डिसेंट्री फैलाता है जिससे छाले और फोड़े हो जाते हैं आहार नाल के अंदर। लीवर, लंग्स और ब्रेन को भी करता है जो कि क्रोनिक होता है। Amoebic dysentery and vasculitis secreted tissue dissolving enzymes probably हिस्टोलाइनिन in nature, तो ये स्रावित करते हैं, जो एंजाइम स्रावित करते हैं इनके द्वारा, जो कि हिस्टोलाइनिन होते हैं, मतलब ऊतकों को ब्रेक डाउन करने वाले होते हैं। दे डिस्ट्रॉय द एपिथेलियम, उपकला, कोलन और नेक्रोसिस एंड फॉर्म्स द एब्सेंस स्मॉल वॉन्ड्स, छोटे छोटे घाव कर देते हैं आहार नाल के अंदर, विच लेटर बिकम्स ए फ्लैश शेप्ड ब्लीडिंग अल्सर, तो इसकी वजह से उनके अंदर रक्त बहने लगता है। द केविटी ऑफ द अल्सर इज जनरली, तो उसके अंदर जो खाई बन गई है छोटी सी आहार नाल के अंदर, फिलेट विद द म्यूकस, जिनके अंदर म्यूकस भर जाता है, बैक्टीरिया और अमीबा एंड सेल डेब्रिस, जो कोशिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। तो द एब्सेंस पोर देयर कंटेंट्स इनटू लुमेन ऑफ द इंटेस्टाइन, तो वो पोर है वो धीरे उसके अंदर आहार नाल के लुमेन में देखने को मिलता है, जिसको फोड़े के रूप में कहा गया है, एब्सेंस कहा गया है, मतलब उनका धीरे धीरे आहार नाल के भित्ति का ब्रेक डाउन होना। The ulcers vary greatly in number and size. In severe cases, almost entire colon is undermined. तो इनकी संख्या निर्भर करती है, लंबे समय से है तो बहुत सारी पूरी की पूरी कोलन की जो अंदर की लाइनिंग है उसके अंदर अल्सर देखने को मिलता है। द अल्सरेशन ऑफ द कोलन में भी प्रोड्यूस ए सीवियर डिसेंट्री, हो सकता है उससे बहुत खतरनाक डिसेंट्री हो जाए। इन अबोमिक डिसेंट्री द स्टूल आर एसिडिक एंड कंटेंट प्योर ब्लड एंड म्यूकस, जब जिसको अमोबिक डिसेंट्री होता है तब जो स्टूल है, जो फीकल मटेरियल बाहर आ रहा है लेटरिन के थ्रू, तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, विच कंटेन ब्लड, जिसके अंदर प्योर रक्त, म्यूकस, स्वाम्स ऑफ अमीबा एंड ब्लड कार्पस, लाल रक्त कणिकाएं देखने को मिलती है यूजुअली प्रेजेंट। द पेशेंट्स फील डिस्कम्फर्ट, असावधानी क्या कहते हैं, डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा, उसको अच्छा महसूस नहीं होगा। द रेक्टल स्ट्रेनिंग एंड इंटेंस ग्रिपिंग पेन्स, तो जो रेक्टल पेन भी होगा। द पैसेज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस स्टूल एवरी फ्यू मिनट्स, तो बार बार उसको लेटरिन जाना पड़ेगा। एब्सेंस इन द लीवर, लंग्स एंड ब्रेन, तो ब्रेक डाउन कोशिकाओं का लीवर यकृत के अंदर, फेफड़ों के अंदर और ब्रेन में भी हो सकता है। समटाइम एंटोमीबा स्टुलाइटिका मे बी ड्रॉन इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन एंड कैरिड आउट टू द लीवर, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है उसके थ्रू ब्लड के साथ ये जो परजीवी हैं ये आहार नाल से यकृत तक, लंग्स तक और ब्रेन तक भी पहुंच जाता है। और पैरासाइट सेटल्स एंड अटैक द लीवर टिश्यू एंड फॉर्म एब्सेंस, तो एब्सेसिस, तो ये वहां जाकर जो कोशिका टिश्यू है ऊतक है लीवर के और यकृत के, ब्रेन के, वहां उसके ऊपर अटैक करते हैं और वहां भी ये एब्सेंस कॉज करते हैं, एब्सेसिस कॉज करते हैं। दैट पेशेंट हैज पेन इन लीवर रीजन, फीवर एंड हाई लिकोसाइट नंबर, तो उसकी वजह से यदि ये क्रोनिक हो जाता है तो ये डिसीज, तो इसकी वजह से लीवर में पेन होता है, बुखार आ सकता है, हाई लिकोसाइट, जो आपके लिकोसाइट है उसके काउंट बढ़ जाएंगे, संख्या बढ़ जाएगी। इस कंडीशन इज रेफर टू द एमोबिक डिसेंट्री, इस कंडीशन को बोलते हैं एमोबिक हेपेटाइटिस। तो एमोबिक डिसेंट्री नॉर्मल कंडीशन है, जो क्रोनिक अवस्था है वो है एमोबिक हेपेटाइटिस। Lung abscesses are fairly frequent. These are usually caused by the direct extension from a liver abscess through the diaphragm. From the lung abscesses usually rupture into a bronchial tube and discharge a brown mucous material which cough out with the sputum. Sometimes the parasite also form abscess in the brain. Abscess whales are rare. तो लीवर के अंदर ये परजीवी पहुंच जाता है तो वहाँ भी ये एब्सेंस कोज करता है, जिसकी वजह से जो अपन खांसते हैं या छींकते हैं तो उस समय ये आपकी उस खांसी में, छींक में भी जो म्यूकस है और जो ब्लड है जहाँ पर डिस्चार्ज है वो बाहर आता है, क्योंकि इन्होंने लंग की जो कोशिका है वहाँ पर लंग का जो ऊतक है, टिश्यू है, तो उसको भी इन्होंने डैमेज किया है, वहाँ एब्सेस कोज की है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग और जो म्यूकस है वो खांसते छींकते समय भी बाहर
आता है। नॉन डिसेंट्रिक इन्फेक्शन, नॉन डिसेंट्रिक इन्फेक्शन, although amoebiasis is usually thought of as the cause of dysentery and blood and mucus containing stool or of liver abscess. These conditions are actually the exception rather than the rule, and sometimes workers have reported that as many as 90% of dysentery cases temporary lighting apparently symptomless. तो कहीं कहीं क्षेत्रों में देखा गया है कि the cause is dysentery with the blood mucus containing stool और लिवर एब्सेंस। तो इसकी वजह से मेनली यही होता है कि म्यूकस आता है, ब्लड आता है स्टूल के अंदर और लीवर का एब्सेंसेस होता है। दिस कंडीशन आर एक्चुअली द एक्सेप्शन रेदर देन रूल, एंड सम वर्कर्स हैव रिपोर्टेड दैट एज मनी 90% ऑफ डिजीज केसेस इन द टेम्परेचर क्लाइमेट एफेक्ट सिम्टम्स। कहीं कहीं ये देखा गया है कि जिसको हम डिसेंट्री होता है तो वहाँ किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं कई लोगों को, तो ये ज़्यादातर जो टेम्परेट एरियाज है वहाँ देखने, इवन इन ट्रॉपिक डिसेंट्री इज एक्सेप्शन। तो जो कुपोषण क्षेत्रों में जिन लोगों को होता है तो वो अपवाद के रूप में देखिए। although about 10% of the general population is infected with endemic Bacillus, yet most of them as carries are पैसेट्स होते हैं। तो ज़्यादातर 2-10% जो जनसंख्या है उनके अंदर वो ज़्यादा संक्रमित होते हैं एंटामिक बाइस्टुलेटिका से। तो कहीं कहीं ये भी देखा गया है उनके अंदर भी ज़्यादातर क्या होते हैं, वो कैरियर्स होते हैं, वाहक होते हैं या पर पैसेज होते हैं एक दूसरे से उसको ट्रांसमिट करते। द सिम्टम्स कॉमनली एसोसिएट द क्रोनिक अमीबियासिस। तो लक्षण तो ज़्यादातर वहाँ जुड़े हुए हैं जिसको लंबे समय तक अमीबियासिस है, या लंबे समय तक उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या लंबे समय तक उसका नाक बह रहा है, नौसिया हो रखा है, या बोवल हो रखा है इरेगुलरली, विच जिसकी वजह से आपके अंदर तो लक्षण ज़्यादातर वहीं दिखाई देते हैं इन क्षेत्रों में जहाँ टेम्परेट एरिया है या ट्रॉपिकल एरिया में जो लोग देख रहे हैं। तो वहाँ सामान्यतः जब एंटामिक बाइस्टुलेटिक यानी कि अमीब डिसेंट्री होता है तो लक्षण देखने को नहीं मिलते। क्रोनिक अमीबियासिस हो सकता है, अमीबियासिस होता है यानी कि लंबे समय से ये रोग हो रखा है तो उनके अंदर ये लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन होना हो, एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, पेट दर्द कर रहा हो, नाक बह रहा हो और इरेगुलरली आपको बार बार जाना पड़ रहा हो, टॉयलेट लैट्रिन जाना पड़ रहा हो और उसके साथ आपका सर दर्द कर रहा हो, आपके थकान आ रही हो और नर्वसनेस हो इन माइनॉरिटी ऑफ केसेस। तो ये देखने को सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय दैट। तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे पता लगाया जा सकता है, कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है इस जो कि व्यक्ति संक्रमित हो गया है इस परजीवी से। एज रेफर द इन्फेक्शन ऑफ एंटामिक बाइस्टुलेटिका कॉजेज एमीबियासिस। देखा गया कि एमीबियासिस फैला था। द कॉमन सिम्टम्स आर द पासिंग आउट ऑफ द स्टूल विद द ब्लड एंड म्यूकस। तो इसके कॉमन लक्षण यही है कि ये रोग होता है तो उसकी वजह से जो फीकल मटेरियल है उसके साथ ब्लड और म्यूकस आता है और आप एब्डोमिनल पेन होता है, नौसिया होता है, फैटिग होता है, बोवल आता है, बार बार आपको लैट्रिन जाना पड़ता है, सर दर्द करता है और फैटिगेबिलिटी आ जाती है। तो ये सामान्यतः इसके लक्षण है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, डायग्नोसिस करने के लिए आपको फीकल में स्टूल है जो टॉयलेट हुआ है तो उसके अंदर infected man shows the presence of trophozoite and cyst in it. The presence of stone-shaped white colored crystal of charcoal laden suggests that the infection of Entamoeba basidiotica। तो ये जो ईसोनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, उनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसको वो आपको क्योंकि इनगल्फ किया है तो इनके जो फीकल मटेरियल है उसके अंदर आएंगे। तो ये चारकोल लेडन तो साइंटिस्ट के नाम से इनको दिया गया है। तो ये दिखाई देंगे क्रिस्टल के रूप में, कलर्ड क्रिस्टल, व्हाइट कलर्ड क्रिस्टल के रूप में टॉयलेट के अंदर जो लैट्रिन है उसके अंदर होंगे। तो उसकी उपस्थिति या फिर जो सिस्ट फॉर्म है मेनली तो वो उसके सीमेर बनाई जाए उसके स्टूल की, तो उससे ये डायग्नोसिस किया जाता है, उसके अंदर दिखाई देना। ट्रीटमेंट फॉर प्रमोट रिलीफ ऑफ द एक्यूट और सब एक्यूट डिसेंट्री। तो जो शुरुआती अवस्था है तो इन्फेक्शन ऑफ द इमेटिन दी जाती है, इमेटिन उसको दिया जाता है, बट सर्टन एंटीबायोटिक्स सच एज तो उसके अलावा दूसरी भी एंटीबायोटिक्स है जैसे पुमाजिलिन, टेरामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड ओरोमाइसिन आर मोर इफेक्टिव एंड आर मे बी गिवन ओरली। तो इसको ओरली ये दवाइयाँ भी दी जाती है जो कि एंटीबायोटिक्स है और ये ज़्यादा प्रभावी रहती है। फॉर इरेडिकेशन ऑफ इंटेस्टिनल इन्फेक्शन आर क्रोनिक केसेस। तो यदि खतरनाक तरह से आपको संक्रमण या लंबे समय से आपको डिसेंट्री हो रखी है तो सर्टन आर्सेनिक कंपाउंड, तो ये आर्सेनिक कंपाउंड है जैसे कार्बासोन और थायरोकार्बासोन और वायोफॉन एंड नंबर ऑफ आयोडीन कंपाउंड जैसे एट्रेन या डाइडोक्यून या वायोफॉन आर इफेक्टिव, तब ये प्रभावी रहती है यदि आपको क्रोनिक अमीबियासिस है। फॉर अमीबियासिस ऑफ लीवर एंड लंग्स
यदि अमीबियासिस मतलब अमीबिक हेपेटाइटिस हो रखा है आपको, मतलब ये अमीबिक डिसेंट्री तो नॉर्मल जब एंटोमीबास्टुलाइटिका सिर्फ आर नाल में, और आर नाल से होता हुआ ये ब्लड के थ्रू लीवर, लंग्स और ब्रेन को तक पहुंच गया है, तो ये अमीबिक हेपेटाइटिस रोग कहलाता है। तो ये जब अमीबियासिस लीवर और लंग्स में हो जाता है तो क्लोरोक्विन is quite effective, तब ये क्लोरोक्विन ज़्यादा प्रभावित। The most significant advances in the treatment of the amoebiasis, the use of metronidazole and tinidazole as both luminal and tissue amoebicides। तो metronidazole और tinidazole इन दोनों को आप जो ल्यूमिनल में है, यदि एंटमीबा टिश्यू अमोबिसाइड्स में या ऊतकों में है, उसको इन्वाइट करके आर नाल को ऊतक तक पहुंच गया है, तो ये दवाइयाँ हैं वो प्रभावी हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द एंटमीबा, अपन आप रोक कैसे बच सकते हैं उससे। तो फॉलोइंग मेजर्स आर एसेंशियल इन द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज। एक तो आप सैनिटरी स्वच्छता रखें, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ फीकल मटेरियल आपके आसपास खुले में नहीं हो, परफेक्ट सैनिटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द पोल्यूशन, ठीक है ना, प्रदूषण से पानी को और जो भी फल फ्रूट सब्जियां आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको सफाई से उसको साफ करके उपयोग लें, ठीक है ना, उसको प्रदूषित होने से बचाएं। वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद एंटीसेप्टिक सोप एंड वाटर बिफोर द टचिंग द फूड, भोजन को छूने से पहले या जितनी भी फल सब्जियां को छूने से पहले आपने हाथों को साफ रखें। क्लीननेस इन प्रिपेयरिंग द फूड, भोजन बनाते वक्त भी सावधानी रखें, स्वच्छता रखें। प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम द हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोच, तो भोजन को और पानी पीने, जो ड्रिंक पानी में पीते हैं उसको भी बचाएं आप। एक तो हाउस फ्लाई से, कॉकरोच से। द raw and improperly washed and cooked vegetables should be avoided। improperly तो मतलब समान रूप से पका हुआ भोजन नहीं है यदि, और आधा अधूरा हाथ वगैरह धोए हैं, प्रॉपरली आपने हैंड वॉश नहीं किए, तो उससे बचने की कोशिश करें। थैंक यू।